हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आईआईटी जैम स्पेशल के तहत एक वीडियो। और जो मैं इसमें डिस्कस करूँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। पीछे के जो पेपर्स हैं उनसे प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, और जब प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि फर्दर क्या स्कोप है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे आप तैयार करें। तो ये मेरी सीरीज है जिसमें मैं हॉट टॉपिक्स को कंसीडर कर रहा हूँ और जो स्मार्ट प्रिपरेशंस के लिए आपको टिप्स दूंगा कैसे आप स्मार्ट बने और किस तरीका से नए नए क्वेश्चनों को सोचें जब आप पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करें। साथ साथ रिवीजन भी कराऊंगा इंपॉर्टेंट कंसेप्टों का। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल सिद्ध होगी और स्टूडेंट को निश्चित तौर से बेनिफिट देगी। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने इसमें मेंशन कर रखे हैं कुछ क्वेश्चन जिन्हें मैं डिस्कस करूँगा। मैट्रिक्स दे रखी थी, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जैन 2019 का, और इसमें फर्दर स्कोप भी बताऊंगा क्वेश्चंस का, क्या क्या क्वेश्चंस हों, और सॉफ्ट ट्रिक्स भी बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप प्रॉब्लम के ऊपर सॉफ्ट ट्रिक लगा के प्रॉब्लम को बहुत तेजी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो 3i0, ये 3x3 मतलब 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स है, -i और 3 और 0, साथ साथ दे रखा है 0 0 6, और पूछा है कि इसके अंदर आइगन वैल्यू निकालें। 3x3 की मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू इसके अंदर पूछी गई है, और आइगन वैल्यू जो हमें यहाँ पे दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर वो भी मैं लिख रहा हूँ। तो आप देखें आइगन वैल्यू जो दी हुई है वो दे रखी है 2 4 और 6। सेकंड में आंसर में दे रखी है 2i 4i और 6, और सी में जो दे रखी है वो दे रखी है 2i 4 और 8, और डी में जो दे रखा है आंसर वो दे रखा है 0 4 एंड 8। तो इस तरीका से क्वेश्चन था, और लगातार इस पैटर्न के क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में हॉट टॉपिक बने हुए हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं डिस्कशन देना चाहूँगा। इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखें कि ट्रेस पूछा जा सकता है कि ट्रेस क्या होगा इस मैट्रिक्स का। तो जो ट्रेस होता है उसको ध्यान रखें कि ट्रेस हम क्या किसको कहते हैं। तो ट्रेस जो होता है वो होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इसमें देख लें कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या बन के आ रहे हैं। तो ये डायगोनल एलिमेंट है, इनका सम है 3 + 3 + 6। अगर ट्रेस इस क्वेश्चन के लिए पूछता तो 3 + 3 + 6 हमें करना होता, और ये हमारा आंसर होता 12। तो अगर क्वेश्चन में ट्रेस पूछे तो क्या करें, डायगोनल एलिमेंट का सम कर दें। उसके बाद ये भी याद रखें कि जो ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, अगर ये 3x3 मींस 3 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स है, तो अगर इसकी आइगन वैल्यू जो होंगी वो 3 होंगी, क्योंकि जितनी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें उसमें रो कॉलम होते हैं उसके अंदर उतनी ही आइगन वैल्यू होती है। इस कंसेप्ट को क्लियर रखें। तो इसके अंदर जो आइगन वैल्यू अगर हम λ1 λ2 λ3 लें तो λ +1 + λ2 + λ3 की जो वैल्यू होगी वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट के इक्वल होती है, ट्रेस के इक्वल। तो इसको ध्यान रखें, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया है 12। तो 12 इसका आंसर होगा। अगर हमारा केवल एक ही आंसर 12 बनता है तीनों की आइगन वैल्यू का सब, तो उसी को हमें आंसर को मार्क करना है। तो देखें इसके अंदर 12 नहीं बन रहा है क्योंकि इसके अंदर 6i + 6 बनेगा, ये जब हम ऐड करेंगे इनके आइगन वैल्यू का सब, और यहाँ पे जो बनेगा वो 12 + 2i होगा, ये इसको कैंसिल आउट कर दें। तो हमारे केवल दो आंसर बच जाते हैं, ए और डी आंसर। अब हम देखते हैं कि ए और डी में से हम कौन सा आंसर हमारा अप्रोप्रिएट होगा। तो फिर क्या करें, λ1 λ2 λ3 जो आइगन वैल्यू होंगी इनका मल्टीप्लिकेशंस वो हमारा डिटरमिनेंट के बराबर होगा। जो इसकी डिटरमिनेंट होगी वो हम कैलकुलेट कर लें। तो डिटरमिनेंट जो होगी उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस एलिमेंट को यहाँ पे लिख लें 3 × इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें 80 और -0, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ से क्योंकि यहाँ पहले प्लस साइन लेते हैं जब इसको खोलते हैं तो दिस यहाँ पे लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस, इसको यहाँ लेंगे -i सेकंड एलिमेंट को लें, ऐसे कवर करें और ऐसे कवर करें, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करें, -6i आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से देख लें कितनी हमारी वैल्यू बनी है, 54 यहाँ से आएगा 80 × 3, और ये 0 वाला जो एलिमेंट है थर्ड वाला वो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 यहाँ पे एलिमेंट बन रहा है। तो यहाँ से 54 और यहाँ से जो वैल्यू है वो हमारे 6i² होगी। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा 48 आएगा, क्योंकि i² जो होता है वो -1 होता है। तो मल्टीप्लिकेशंस जो होगा वो हमारा 48 बनेगा। तो 48 देख लें कि तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 होना चाहिए। तो 2 × 4 × 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम इसमें 2 × 4 × 6 करेंगे तो हम इसको देख लें हमारा 48 बन जाएगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना हुआ है, लगातार क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में देखा जा रहा है। इवन दो गेट नेट पार्क जैसे सभी एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है,
और इसमें भी जब 2019 में आया, मैंने क्या देखा है कि गेट के एग्जाम से जो पीछे क्वेश्चन आए हुए 3-4 साल पहले पूछे गए हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जेम में ऐसा चाहते हैं। तो मैं उसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप पेस निकाल लेंगे। साथ साथ डिटरमिनेंट में ये भी याद रखें कि डिटरमिनेंट जो होगा वो प्रोडक्ट होता है आइगन वैल्यू का, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेस जो होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट में जो हम लेकर चलते हैं वो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, तो ट्रेस कहलाता है। और ट्रेस जो होता है वो आइगन वैल्यू का सम होता है, डिटरमिनेंट प्रोडक्ट होता है, तो इसको ध्यान रखें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ इसी में। ये भी क्वेश्चन जो 2019 से है, इसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है। लगातार क्वेश्चंस पे पूछा जाता है। कहता है कि क्यूबिक बॉक्स है, क्यूबिक बॉक्स दे रखा है, क्यूबिक बॉक्स की जो साइड है वो दे रखी है उसके अंदर L, और कह रखा है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है, मैं ब्रीफ में लिख रहा हूँ, GS का मतलब ग्राउंड स्टेट है, E0 है, और पूछा है कि फर्स्ट एक्साइट स्टेट एनर्जी इसके अंदर कैलकुलेट करें। तो लगातार क्वेश्चन इस पर आता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज भी कराना चाहूंगा कि अगर पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में पूछता है और लेंथ अगर L है तो उसका वेव फंक्शन रहता है √2/L sin n pi x/L, और एनर्जी आइगन वैल्यू रहती है n² pi² h²/2mL²। अगर उसे ही 2 डायमेंशनल में लेके जाता है और कहता है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो वहां पे क्या करें, लेंथ को Lx और Ly ले लें, तो वेव फंक्शन वहां पे हो जाएगा हमारा √2/L x sin nx pi x/Lx और √2/Ly sin ny pi y/Ly। और अगर इसी को फिर रेक्टेंगुलर को क्यूबॉइड में ले जाता है तो एक प्रोडक्ट और इसमें मल्टीप्लाई कर दें √2/Lz sin nz pi z/Lz। तो ये हमारे तीनों वेव फंक्शन हमें याद होने चाहिए, 1 डायमेंशंस का, 2 डायमेंशंस का और 3 डायमेंशंस का। फिर याद रखें कि अगर स्क्वायर करता है तो Lx को Ly के इक्वल कर दें, उसे L ले लें, और अगर क्यूब करता है तो Lx Ly और Lz को इक्वल लेके L ले लें। तो यहाँ से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। वेव फंक्शन पे पूछता है, कई बार क्वेश्चन एनर्जी आइगन वैल्यू पे क्वेश्चन पूछता है, और कई बार पार्टिकल की फिलिंग करा लेता है। तो मैंने कुछ वीडियो डाली है कि पार्टिकलों को कैसे हम फिल करते हैं, जरूर करके जाएं, क्योंकि IIT जेईई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसमें वो क्या कराता है, वेरियस स्टेटों के अंदर पार्टिकलों को फिल कराता है। कई बार बोसोन कहता है उन पार्टिकलों को, कई बार फर्मियोन कहता है। तो आप बताएं, अगर उस तरीका के कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो मार्क करना, मैं आगे कुछ वीडियो उस पर भी अपलोड करूंगा। तो इसमें क्या करें कि क्यूबिक जो हमारा बॉक्स होता है उसके लिए एनर्जी जो होगी, जो nx ny nz पर निर्भर करेगी, उसका फॉर्मूला होगा, उसको ऑलवेज याद करके जाए इस फॉर्मूले को, nx² + ny² + nz² और pi² h²/2mL²। L यहाँ पे लेंथ है क्यूबिक बॉक्स की। इसमें ये भी याद रखें कि ये जो एनर्जी है वो हमारी जो एनर्जी है वो Enx + Eny + Enz से बनी है, और इसका मतलब ये है कि x में अगर पूछे x डायरेक्शन में एनर्जी कितनी है तो nx² pi² h²/2mL², y डायरेक्शन में ये एनर्जी होगी ny² pi² h²/2mL², और z में होगी nz² pi² h²/2mL²। तो ग्राउंड स्टेट के लिए जाएं, जैसे हम ग्राउंड स्टेट के लिए जाएंगे तो nx ny nz। एक चीज जो मैं बहुत बार बताता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, कि जब भी हम पार्टिकल बॉक्स के अंदर लें तो जो इंटीजर्स की वैल्यू है उसे सदा 1 से शुरू करते हैं, और हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो उसकी जो एनर्जी है उसे 0 से शुरू करते हैं क्वांटम नंबर को। ये ध्यान रखें, क्वांटम मैकेनिकली कोई भी पार्टिकल एनर्जी 0 नहीं प्रोसेस करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वायलेशन होगा। तो ऐसे कंसेप्टों को भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पर क्या करें कि ग्राउंड स्टेट के लिए जो होगा वो हमारा nx ny और nz की वैल्यू शुरू करें लेनी, और यहाँ एनर्जी लिख लें और एनर्जी लेते चले जाएं, पहली स्टेट की, सेकंड स्टेट की, इस तरीका से। तो 1 1 1 पहला जो हमें, क्योंकि इससे कम वैल्यू नहीं ले सकते nx ny nz की, तो मिनिमम वैल्यू जो होंगी इनकी वो 1 1 1 होंगी, तो यहाँ पे रख दें। तो यहाँ से 1 + 1 + 1 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर भी हमारा 1 ही जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 pi² h²/2mL²। ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी, तो यहाँ पे लिख लें, ये हमारी EGS जो होगी यहाँ पे, वो हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई है 3 pi² h²/2mL²। उसके बाद हम क्या करें, कहता है कि फर्स्ट एक्साइट स्टेट के लिए हमें वैल्यू पे जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 विकल्प होंगे ऐसे कि nx को हम 2 ले लें, ny को 1 ले लें, nz को 1 ले लें, या nx को 1 लें,
एन वाई को 2 लें और एन जेड को 1 लें, या हम क्या करें एन एक्स को 1 लें, एन वाई को 1 लें और एन जेड को 2 लें। तो ये हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जिनमें जो एनर्जी है उसे हम कहेंगे एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी है। अगर इसी क्वेश्चन में कहता मिनिमम एनर्जी कितनी होगी तो इतना आंसर बात करते। अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पूछता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको 2 स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर लिखें 1 होगा और प्लस 1 स्क्वायर करते हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू जो आएगी वो 6 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर। और क्योंकि 3 स्टेट ऐसी हैं, इन तीनों में से हम कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लें सेम ही एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे डीजनरेसी भी पूछ लेता है इसकी, तो डीजनरेसी यहाँ पे 3 होगी। इसको ध्यान रखें कि डीजनरेसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, लगातार पूछा जाता है। तो यहाँ पर डीजनरेसी 3 होगी क्योंकि 3 स्टेट ऐसी हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम आ रही है। यही डीजनरेसी की डेफिनेशन है कि डिफरेंट वेव फंक्शन जो है सेम एनर्जी आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अब इसी क्वेश्चन को, अब इसमें क्या है कि अगर हम इन दोनों एनर्जियों को देखें तो ये हमें इसमें आंसर मार्क करके आना था कि एनर्जी जो है FES फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की ट्वाइस हो जाएगी ई ग्राउंड स्टेट से। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा 6 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर होगा, वो इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हमारा आगे क्वेश्चन इस पे फर्दर पूछ सकता है कि पहले तो ये भी पूछ सकता है कि ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी का सम क्या होगा, तो दोनों को ऐड कर दें। अगर इसी में पूछता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, तो आगे क्या करें कि जो क्वेश्चन आ चुका है उससे फर्दर भी सोचें। जैसे इसमें डीजनरेसी नहीं पूछी है लेकिन मैं डीजनरेसी भी बता रहा हूँ। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि पहली 3 एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट की, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है उसकी, ये भी पूछ सकता है कि उसकी वो बताएं कि उसकी टोटल एनर्जी का सम क्या होगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमने निकाला, सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगले के लिए हमें लेना पड़ेगा 2, 2 और 1, ये हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो जब हम ये वैल्यू लेंगे, क्योंकि 2 और 1 हम ले चुके हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास विकल्प है 2 to 1। तो 2 to 1 में जब हम एनर्जी को लेके चलेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर का मतलब 4 और नेक्स्ट वैल्यू फिर से 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वैल्यू को जब हम nx की वैल्यू को यहाँ 2 रखेंगे, ny को 2 रखेंगे, nz को 1 रखेंगे, तो ये वैल्यू 4 + 1 आएगी यहाँ से, और पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर आएगा, ये हमारी एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ये हमारा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ग्राउंड स्टेट में थी, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में और फिर सेकंड में हमें पता चली 2 to 1 लेने से। अब इससे एनर्जी की पूछ सकता है कि ये हमारी FES की डीजनरेसी थी, फिर SES में सेकंड एक्साइटेड स्टेट की कितनी होगी, तो 2 to 1, 2 1 2 और 1 to 2, ये 3 कॉम्बिनेशन होंगे जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम आएगी। तो यहाँ पे भी डीजनरेसी फिर से 3 हो जाएगी। इस तरीका से डीजनरेसी निकालें, एनर्जी का सम निकालें, इस पे क्वेश्चन सोचें। और इसी में अगर हम, मैं होमवर्क में क्वेश्चन आपको देता हूँ कि 5 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन हम लें जिनकी स्पीड हाफ है, तो आप बताएं कि जब हम इनको फिल करेंगे तो हमारी एनर्जी कितनी बनेगी। इस तरीका के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो मुझे पता है, उम्मीद है कि आप इसको करेंगे। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट यहाँ तक भी कैलकुलेट कर लें। और एनर्जी में पूछ सकता है, एनर्जी में रिलेशंस पूछता है, कई बार एनर्जी में रिलेशन के साथ साथ क्या कहता है, डीजनरेसी पूछता है या वेव फंक्शन पूछता है। यहाँ पे लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से कहूँगा। अगर आप IIT JEM का पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस जो है लगातार पूछे जाते हैं इनमें। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने क्वेश्चन देखा है वो लगातार इलेक्ट्रॉन फिलिंग का है। पार्टिकल्स देता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करा देता है, या 10 करा देता है, या 11 करा देता है, 11 करा देता है। इस तरीका के क्वेश्चंस कंपटीशंस में रेगुलर पूछे जाते हैं। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। ये मेरे जो क्वेश्चन पहली 3 में डिस्कस किए हैं वो सब आए हुए हैं JEM 2019 से, तो वहां से मैं ले रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ कि आगे फर्दर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे आप स्मार्ट तैयारी करें। तो क्या होता है कि क्वेश्चंस उन्हीं जहाँ पे क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं उसी के दाएं बाएं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के आसपास की चीजें पूछी जाती हैं। तो आज आप स्मार्ट तैयारी करें, आप देखें कि क्या आ चुका है और क्या इसमें फर्दर स्कोप है। इसे एन लें या इसे हम एफ ही लें, दोनों तरीका से सपोर्ट करते हैं। ये हमारा कहलाता है फर्मी क्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी रहती है 1/e⁻e -ef/kT+1। इसमें मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूंगा। हमें केवल ये आंसर मार्क करके आना था एफ ही का। याद रखें कि जब हमारा यहाँ +1 आता है
तो इसका मतलब होता है कि यहाँ हमारी जो स्टैटिक्स लगी हुई है वो फर्मी डार्क स्टैटिक्स लगी हुई है। अगर यहाँ -1 आता है इसका मतलब होता है कि यहाँ जो स्टैटिक्स लगी हुई है वो बोसाइनस्टीन स्टैटिक्स लगी है। और अगर यहाँ पर 0 आता है, ना 1 आता है, ना -1 आता है, तब इसको हम बोलते हैं कि एंटी स्टैटिक्स अप्लाई हुई है। साथ साथ ये भी याद रखें कि चाहे बोसाइनस्टीन हो चाहे फर्मी डार्क स्टैटिक्स हो, हाई टेम्परेचर पर वो एंटी स्टैटिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। साथ साथ याद रखें कि जो नंबर ऑफ पेज के यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने रेगुलर देखे हैं कि पार्टिकलों को फिल करा देता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या Ni देता है, Gi जो है वो बताता है इतनी स्टेट्स हैं, तो नंबर ऑफ पेज पूछता है कैसे कैसे आप फिल करेंगे। तो एमडी में याद रखें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में वो फॉर्मूला रहता है इसका Gi की पावर Ni। और अगर कहता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को ओबे करते हैं लेकिन पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है, अगर डिस्टिंग्विशेबल है तो ये लगता है ये तो इनडिस्टिंग्विशेबल के ऊपर फॉर्मूला लगता है, ये लगता है हमारा डिस्टिंग्विशेबल के ऊपर। और अगर पार्टिकल को कहता है कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल है तो उसे 1/फैक्टोरियल Ni से उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये दो चीजें तो ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे Gi देगा पार्टिकल है 3, Ni देगा नंबर ऑफ Gi है स्टेट्स है 3 और Ni कहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल है 2। पूछेगा बताएं कितने नंबर ऑफ पेज होंगे, तो 3 स्क्वायर लगा दें। और उसके अलावा पार्टिकल को देख लें डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल में क्या लिखा है। साथ साथ ये भी याद रखें कि फर्मी डार्क और बोसाइनस्टीन में नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला मींस कैसा आप फिल करेंगे वो भी याद रखें। तो फैक्टोरियल Gi अपॉन फैक्टोरियल Ni फैक्टोरियल Gi माइनस Ni। यहाँ Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और Gi टोटल क्वांटम स्टेट्स हैं जो उपलब्ध हैं। और बोसाइनस्टीन का भी याद रखें और इस पर एक दो क्वेश्चन जरूर करके जाएं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये 4 फॉर्मूले और भी आपको रिमेंबर रहने चाहिए, मैंने लिख दिए हैं। और साथ साथ प्रैक्टिस के लिए लगा दें कि Ni की वैल्यू को सपोज किया 3 देता है, Gi की वैल्यू को 4 देता है, तो नंबर ऑफ पेज कैलकुलेट करके देखें। एनडी में भी निकालें, मैं प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ एक क्वेश्चन बोसाइनस्टीन और एफटी इन तीनों स्टैटिक्स में लगाएं और सॉल्व करें। ये होमवर्क में करें, यहाँ से क्वेश्चन आता रहा है और आगे भी आएगा। तो मैंने फॉर्मूले भी लिखे हैं, रिवाइज भी करा दिया है, आपको एक फॉर्मूले लिख दिए हैं और साथ साथ एक क्वेश्चन भी दे दिया है, तो इसको करके जाएं, आपको फायदा मिलेगा। इस तरीका के कंसेप्टों पर क्वेश्चंस अगर मैं कहूँ यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा जो पूछा जाता है उसी पर भी पूछा जाता है। तो मैंने देखा है रेगुलर पेपर को कि कहाँ से क्वेश्चंस जो है वो रेगुलर पूछे जा रहे हैं। इसमें मैं एक दो चीज़ें और भी बताना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कि फर्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ये तो हमें पता चल ही रहा है कि टेम्परेचर पर निर्भर कर रहा है, एनर्जी पे कर रहा है और फर्मी एनर्जी पे कर रहा है। तो एक क्वेश्चन तो देखो यही पूछ सकता है कि Fe जो होता है वो किस किस पर निर्भर करता है। तो वहाँ पर लिख दे देगा इट इज द फंक्शन ऑफ E, इट इज द फंक्शन ऑफ EF, या कहेगा इट इज द फंक्शन ऑफ T, या फिर कहेगा इट इज द फंक्शन ऑफ E, EF एंड T। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देख रहे हैं E, EF और T पे तीनों पर निर्भर कर रहा है, तो ये आंसर इसमें मार्क कर देना है। दूसरा क्या है कि इसमें E बराबर कई बार क्वेश्चन देता है कि E की वैल्यू दे रखी है EF और कहता है कि जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन नहीं है। तो पूछता है कि आप बताएं ऑक्यूपेशन इंडेक्स, इसको ऑक्यूपेशन इंडेक्स भी कहते हैं, या फर्मी डार्क डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कंडीशन पूछता है। तो जब हम E की वैल्यू को है EF कर देंगे और T को 0 नहीं लेंगे तो ये वैल्यू 1 बनेगी यहाँ से, क्योंकि E की पावर 0 बन जाएगा यहाँ पे E बराबर EF रख के, और क्योंकि ये वैल्यू 0 नहीं है तो ये वैल्यू जो E की पावर 0 1 बनेगा और 1 + 1 जो है वो हमारा कहलाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, तो Fe जो है पे हाफ हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि एनर्जी अगर फर्मी एनर्जी के इक्वल है और टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी। उसके साथ साथ अगर यहाँ से हम देखें कि जो एनर्जी है पार्टिकल की उसके 3 केसेस को फिर से इस पर प्रयास करें कि अगर E की वैल्यू EF से ज़्यादा है और टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन है तो इसे होमवर्क में बताएं मुझे कि ऑक्यूपेशन इंडेक्स Fe की वैल्यू क्या होगी इस केस के अंदर। यहाँ पर कैलकुलेट करके देखें। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेगुलर एग्जाम पे और लगातार मैंने देखा है इस तरीका से भी क्वेश्चन दे सकता है कि इतना टेम्परेचर है, E - EF का डिफरेंस इतना, ऑक्यूपेशन इंडेक्स कितना होगा, इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से तैयार करके रखें और ध्यान रखें कि ये जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स है उसके तीनों फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, बोसाइनस्टीन का भी पता हो और फर्मी डार्क और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का। तो स्टैटिक्स से क्वेश्चंस लगातार यहाँ से पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस जो मैंने देखा है रेगुलर इंटरवल पे यहाँ से वो फर्मी एनर्जी पे क्वेश्चंस ये भी पूछे गए हैं
कि वन डायमेंशंस में जो एवरेज एनर्जी होती है वो EF/3 होती है। EF है फर्मी एनर्जी है, और फर्मी एनर्जी होती है कि टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी फील कर सकता है वो हमारी फर्मी एनर्जी कहलाती है। तो एवरेज एनर्जी EF/3 रहती है 1D के अंदर। एवरेज एनर्जी जो होती है वो EF/2 होती है 2D के अंदर, और एवरेज एनर्जी की जो वैल्यू है वो रहती है हमारी 3/5 EF, ये रहती है 3D में। तो इन तीनों फॉर्मूलों को याद करके जाए। यहाँ से एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला जैसे पूछता है, फर्मी एनर्जी देगा 2 डायमेंशन में और कहेगा एवरेज एनर्जी निकाले, तो उसका हाफ करना होगा। अगर 1 डायमेंशन में जैसे कहा कि फर्मी एनर्जी 3 है तो एवरेज एनर्जी कितनी होगी, तो 3/3 करें, आंसर जो होगा वो हमारा 1 हो जाएगा। उसके अलावा एक एवरेज एनर्जी का और मैं फॉर्मूला जरूर लिखना चाहूँगा। एवरेज एनर्जी होती है 0 से लेकर EF और एनर्जी, और डेंसिटी ऑफ स्टेट जो एनर्जी का फंक्शन होता है अपॉन 0 से लेकर EF, और ये रहता है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट जो E का फंक्शन है इनटू D। इस फॉर्मूले को और भी याद रखें। जैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट हमसे कहेगा कैसे एनर्जी पर डिपेंड कर रही है, एवरेज एनर्जी निकालें, तो इन चीज़ों को भी रिवाइज कर लें, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो फर्मी ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो अभी हम इससे पहले पढ़ रहे थे, फर्मी ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो है अभी हमने कैलकुलेट किया, तो फर्मी ऑक्यूपेशन इंडेक्स FO का मतलब है फर्मी ऑक्यूपेशन इंडेक्स प्लस फर्मी अनऑक्यूपाइड इंडेक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। मींस अगर स्टेट्स इतनी भरी हुई हैं तो इतनी स्टेट्स हमारी अनऑक्यूपाइड होंगी, और टोटल जो ऑक्यूपाइड इंडेक्स और प्लस अनऑक्यूपाइड इंडेक्स का फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो 1 होता है। एक बार कंडीशंस में मैंने देखा ऑक्यूपेशन इंडेक्स दे रखा था, अनऑक्यूपाइड पूछा था, तो क्या करें, अनऑक्यूपाइड इंडेक्स पूछता तो 1 में से उसको घटा दें, यहाँ से ऑक्यूपाइड को इधर ले जाए 1 - FE, और उसके बाद में से 1 - FE को सॉल्व करके अनऑक्यूपाइड इंडेक्स निकाल लें। उसके अलावा अगर क्वेश्चंस में जैसे कहता है कि ऑक्यूपेशन इंडेक्स की वैल्यू 0.4 है और कहता है अनऑक्यूपाइड इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो 0.4 को फिर प्लस 0.6 यहाँ पे ले लें, क्योंकि टोटल वैल्यू 1 होगी, तो ये आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन आ सकते हैं, अनऑक्यूपाइड इंडेक्स देगा, ऑक्यूपाइड इंडेक्स पूछ लेगा, तो इस तरीका की चीजें स्मार्ट प्रिपरेशन में तैयार रखें। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप पेपरों को सॉल्व करें, पेपर के ऊपर ऑलवेज ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आ चुका है उससे आगे की चीजों पर सोचने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि ये ही हमारी स्मार्ट प्रिपरेशन होती है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि पेपर जब सॉल्व करते हैं तो आप कभी भी ये ना सोचें कि पेपर जो है सॉल्व कर लिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपका काम पूरा हो गया। वो काम पूरा नहीं होता, बल्कि क्या होता है उससे आगे हमें सोचना होता है। एक क्वेश्चन जो मैं रेगुलर देखता हूँ, ये है हमारा इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ भी मैं चाहूँगा आपको करानी, और मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कंडीशंस की दुनिया में, तो आपको यहाँ भी लाभ मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था, ये हमारा जेम से क्वेश्चन है 2014 का, और मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित तौर से इससे लाभ मिलेगा, जो चीज़ मैं अभी डिस्कस करूँगा। एनर्जी दे रखी थी px² / 2m + 12kx²। पूछी थी क्या आप बताएं कि टेम्परेचर T पर जो डिपेंडेंसी है इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग क्या होगी। तो कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ते हैं। तो याद रखें कि एनर्जी के अंदर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ एनर्जी हाफ केटी होती है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जैसे हमारा कोई पार्टिकल 3 डायमेंशंस में जा रहा है और केवल पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 है, केवल काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ केटी यहाँ एनर्जी होगी, हाफ केटी यहाँ होगी, हाफ केटी यहाँ होगी, तो एनर्जी हमारी 3/2 केटी होगी इस केस के अंदर। यहाँ पे स्क्वायर टर्म देख रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन है, एक क्वाड्रेटिक ये है, तो हाफ केटी इसके साथ एनर्जी होगी और हाफ केटी इसके साथ एनर्जी होगी, तो हम आसानी के साथ बता पाएंगे कि ये एनर्जी हमारी केटी होगी। अगर हमारा इसी एक्सप्रेशंस को बढ़ा देता है कि E की जो वैल्यू है वो हमारी बन रही है px² / 2m + py² / 2m + ½ kx² + ½ ky y²। अगर हमारा इससे पूछता है कि आप बताएं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से, या कहता है टेम्परेचर T पे एनर्जी कैसे निर्भर करेगी, तो क्लासिकली हाफ केटी इसके साथ एनर्जी होगी, हाफ केटी इसके साथ, हाफ केटी इसके साथ, हाफ केटी इसके साथ, तो ये हमारे 4 × हाफ केटी आंसर होगा 2 केटी। अगर इसी में एक टर्म प्लस pz² / 2m + ½ kz² और ऐड कर देता है तो फिर 6 क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगी,
वो हमारा 6 इंटू हाफ के टी होगी, तो वहाँ एनर्जी 3 के टी होगी। ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये 2D है जो मैं भी बता रहा था। अगर इसमें एक टर्म ये पी जेड स्क्वायर बाई 2 में एड में कर देता हूँ और यहाँ पे हाफ के जेड इंटू जेड स्क्वायर अगर मैं कर देता हूँ तो ये हमारे 3 डायमेंशंस हार्मोनिक ऑसिलेटर हो जाएगा। ये 3 टर्म्स जो हो जाएंगी वो हमारी हो जाएंगी किसके करस्पॉन्डिंग, काइनेटिक एनर्जी के, और ये 3 हो जाएंगी पोटेंशियल एनर्जी के। तो 3 + 3 ये हमारे 6 हो जाएंगी, तो टोटल क्वाड्रेटिक टर्म्स, तो 6 इंटू हाफ के टी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको करके जाए, इससे क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा था ये निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देंगे और दिशा भी देंगे कि आप क्या करें कि जब पेपर को सॉल्व करें तो पेपर पर सोच लें कि क्या क्या आ चुका है, तो आने वाले क्वेश्चनों को तो सॉल्व करें ही करें, उसके आसपास की चीजें भी जरूर सोच के चलें, जिससे क्या होगा कि पेपर का जो सोल्यूशन है उसका आपको 100% लाभ मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मैं कुछ और वीडियो आगे अपलोड करूंगा, तो आप बताएं ये वीडियो कैसा लगा, और जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में दिए थे उन्हें निकालने का प्रयास करें, नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, बताएं, और अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की उन्हें शेयर करते रहें, जिससे मैं कुछ और आगे वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।